हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेक्चर 5 का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हमने जो प्रोसेस मॉडल का फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा था, जो कि होता है हमारा कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल। इसके हम मॉडल्स डिस्कस करेंगे, क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल एंड रैड मॉडल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके क्लासमेट्स के साथ या आपके जो भी कोई एस्पायरेंट्स है जिनके एग्जाम्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आता है, चाहे वो यूपी प्रोग्रामर हो या आरपीएससी प्रोग्रामर हो, प्लस कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम जो बीटेक के अंदर हमारा ये सब्जेक्ट भी होता है, उसके अंदर अगर कोई आपके जूनियर्स हैं जिनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो प्लीज़ उन्हें भी ये चैनल शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल से। सबसे पहले समझते हैं कि कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल होता क्या है। तो देखिए, दीज मॉडल्स आर यूज्ड टू डेवलप द कंप्लीट ऑपरेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ टाइम। ओके, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल के अंदर हम ये मॉडल्स कब यूज होते हैं, जब आप क्या डेवलप कर रहे हो, कंप्लीट ऑपरेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट। एक ही समय में सारा जो क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसके ऑपरेशंस को आप कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। तो यूज होते हैं आपके कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल। अब इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल बोल लें, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल बोल लें या वाटरफॉल मॉडल बोल लें। इसके अंदर क्या आ जाएगा, सो वाटरफॉल मॉडल स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आज। See, this model is used to develop the complete operational product at a time, okay, when the customer requirements are more clear एंड द शेड्यूल इज टू लॉन्ग। देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली। ये मॉडल कब यूज होते हैं, ये किस लिए यूज होते हैं, टू डेवलप द कंप्लीट ऑपरेशनल प्रोडक्ट एट अ टाइम। एक ही समय पे पूरे प्रोडक्ट को कंप्लीटली ऑपरेशन डेवलप करते हैं। और कब होता है ये, जब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब क्लियर हो एकदम, कि भाई क्या करना है आपको प्रोडक्ट के अंदर, वो कंप्लीटली क्लियर हो। प्लस शेड्यूल इज टू लॉन्ग। शेड्यूल इज टू लॉन्ग मीन्स आपके पास जो प्रोडक्ट है जिसको डेवलप करना है उसके लिए बहुत सफिशिएंट टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है, रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लीटली क्लियर है, तब हम यूज करते हैं वाटरफॉल मॉडल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही समय में सारे जो ऑपरेशनल प्रोसीजर्स होते हैं जो भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए काम में आते हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं। तो अगर इसकी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज की बात करें वाटरफॉल मॉडल की, तो वो हम इस तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक सिस्टम इंजीनियरिंग का पार्ट होगा जिसके अंदर आपके एनालिसिस और डिजाइन फेज आ जाएंगे। देन आपका कोडिंग फेज होगा, टेस्टिंग फेज होगा एंड सपोर्ट होगा। अब सबसे पहले आप देखिए सिस्टम इंजीनियरिंग से क्या मतलब है। इन दिस स्टेज एग्जिस्टिंग सिस्टम इज अंडरगोज एनालिसिस टू फाइनलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोज सिस्टम। आपको आपके प्रपोज सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को फाइनलाइज करना है। तो सिस्टम इंजीनियरिंग वाले स्टेज में आप क्या करते हो, जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड सिस्टम्स हैं उनको आप एनालाइज करते हो और उनके एनालिसिस के बेसिस पे आप जो आपका प्रपोज सिस्टम है उसके ऑब्जेक्टिव्स को फाइनलाइज करते हो। सिस्टम इंजीनियरिंग में आपका एनालिसिस और डिजाइन फेज आ जाता है। तो एनालिसिस फेज में क्या होगा, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड बाय यूजिंग एलिसिटेशन बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव। प्रॉब्लम, आपका जो प्रॉब्लम है या जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, प्रपोज प्रोजेक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड आउट करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स आपकी गैदर होती है एनालिसिस फेज में। एनालिसिस फेज का जो आउटकम होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है रिक्वायरमेंट्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसआरएस डॉक्यूमेंट। एसआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या कंटेन करके रखता है, सॉफ्टवेयर का गोल क्या है, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आफ्टर एनालिसिस फेज जो हमें डॉक्यूमेंट मिलता है, दैट डॉक्यूमेंट इज कन्वर्टेड इनटू एसआरएस, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। नाउ दिस एसआरएस गोज इनटू द डिजाइन phase. Now what in design phase we will do? In this stage the generalized problem statement is translated into the technical description by using a 4 level of design. 4 लेवल की हम डिजाइन यूज करते हैं जिसके अंदर हमने जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी, ठीक है, उनको हम किस में ट्रांसलेट कर देंगे, टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस में। तो वो 4 लेवल ऑफ डिजाइन क्या होती है, एक होती है आपकी डेटा लेवल डिजाइन, आर्किटेक्चरल लेवल डिजाइन, इंटरफेस लेवल डिजाइन एंड कंपोनेंट लेवल डिजाइन।
तो अगर हम डेटा लेवल डिजाइन की बात करें तो इसके अंदर क्या यूज होते हैं, क्या करते हैं इस डिजाइन के अंदर, टू क्रिएट द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा लेवल डिजाइन किस लिए यूज होगी, टू क्रिएट द डेटा स्ट्रक्चर। आर्किटेक्चर लेवल डिजाइन किस लिए यूज होगी, टू क्रिएट द हिरार्किकल स्ट्रक्चर। क्या हिरार्की मेंटेन करनी है, कैसे कैसे आपको आपका प्रोडक्ट डेवलप करना है। इंटरफेस लेवल डिजाइन क्या बताएगा कि जो भी मॉड्यूल्स बने आपके, ठीक है, जिन मॉड्यूल्स पे आपका वर्क हो रहा है उन मॉड्यूल्स के बीच में क्या लॉजिकल रिलेशनशिप्स है, ठीक है, वो आपकी आ जाएगी इंटरफेस लेवल डिजाइन में। और कंपोनेंट लेवल डिजाइंस क्या हो जाएंगी, इट विल डिस्क्राइब द स्टेटमेंट इनटू द प्रोसीड्यूरल डिस्क्रिप्शन। ओके, कंपोनेंट लेवल डिजाइन क्या करती है, जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनका एक प्रोसीड्यूरल डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के यूज में आती है आपकी कंपोनेंट लेवल डिजाइन। तो आफ्टर डिजाइन व्हाट वी विल गेट, एसडीटी। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ही, मैंने बताया एसडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि एसडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। अब डिजाइन फेज के बाद जो हमारा एसडीटी जनरेट होता है वो किस में जाता है, कोडिंग फेज में। कोडिंग फेज में हम क्या करते हैं, जो भी हमने टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस बताए थे, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के, उनको हम ट्रांसलेट किस में कर देते हैं, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। ओके, क्योंकि कोडिंग का मतलब क्या, आपको प्रोग्राम्स करने हैं अब, ठीक है, प्रोग्राम्स बनाने, कैसे प्रोग्राम्स बनाने हैं कि जो कि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में हो। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी आपने टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दिया था डिजाइन फेज के अंदर, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, उसको आप किसमें ट्रांसलेट कर देते हो, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। और मशीन रीडेबल फॉर्मेट में इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम कोई भी एक एप्रोप्रिएट बैकग्राउंड लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। कोडिंग हो गई, कोडिंग के बाद आपको इसके लॉजिकल कंपोनेंट्स मिल गए। अब ये लॉजिकल कंपोनेंट्स किस फेज में जाते हैं, टेस्टिंग फेज में। टेस्टिंग फेज में क्या होते हैं, एप्रोप्रिएट टेस्ट केसेस यूज किए जाते हैं आपके इन कंपोनेंट्स के ऊपर, टू फाइंड आउट दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एरर्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर टेस्टिंग, टेस्ट केसेस हो गए, आपकी एरर्स जो भी थी वो रिकवर हो गई। उसके बाद एरर रिकवर होने के बाद आपने एक एरर फ्री प्रोग्राम जनरेट कर दिया, प्रोजेक्ट जनरेट किया। वो प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा आपका कस्टमर साइट के ऊपर, और कस्टमर साइट के ऊपर डिप्लॉय होने का मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोडक्ट किसमें आ गया, ऑपरेशनल स्टेट में। ऑपरेशनल स्टेट में आने के बाद भी एक फेज चलता है जिसको हम सपोर्ट फेज कहते हैं। सपोर्ट फेज में आपका एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के आप बोल सकते हैं, कंटिन्यूस फीडबैक जो होता है वो दिया जाता है, जिससे कि आपका सॉफ्टवेयर मेंटेन रहे फ्रॉम द वेरियस साइड इफेक्ट्स। तो ये होते हैं आपके वाटरफॉल मॉडल के फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको समझने जरूरी हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वाटरफॉल मॉडल इज सुटेबल टू डेवलप द सॉफ्टवेयर व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर मोर क्लियर एंड द कस्टमर पेशेंसी लेवल इज वेरी हाई। ये मैंने आपको बता ही दिया कि शेड्यूल लॉन्ग हो और आपके रिक्वायरमेंट्स मोर क्लियर हो तो हम वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं, बिकॉज इन दिस मॉडल द ऑपरेशनल प्रोडक्ट इज अवेलेबल आफ्टर अ लॉन्ग शेड्यूल। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है, इसमें जो भी ऑपरेशनल प्रोडक्ट है वो कब अवेलेबल होता है, आफ्टर अ लॉन्ग शेड्यूल। दैट्स व्हाई वी सेड दैट रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी मोर क्लियर एंड द शेड्यूल इज टू लॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, वाटरफॉल मॉडल जो होता है ना, वो बेसिकली किसके लिए सुटेबल होता है, फॉर इनहेंसमेंट द प्रोजेक्ट्स। इनहेंसमेंट का मतलब कि ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट बन रखा है, अब उसका हमें इनहेंसमेंट करना है, तो उस केस में आपका वाटरफॉल मॉडल सुटेबल माना जाता है, रादर देन कि आप कोई प्रोजेक्ट है या कोई प्रोडक्ट है जिसको बेस लाइन से डेवलप कर रहे हो। ये क्यों होता है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल का मेन कंडीशन क्या है कि रिक्वायरमेंट्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो अगर कोई मॉडल है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है और उसमें हमें बस कुछ इन्हेंसमेंट करना है, तो उस केस में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसकी रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा क्लियर होती है रादर देन आपके बेसलाइन मॉडल से। दैट्स व्हाई व्हाट वी सेड दैट वाटरफॉल मॉडल इज सुटेबल फॉर अ इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट रादर देन योर कोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बेसलाइन प्रोडक्ट बोल लो या कोर प्रोडक्ट बोल लो। Why? Because enhancement project requirements are more clear at the earlier stage. Okay. नेक्स्ट है आपका, वाटरफॉल मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर द कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन, बिकॉज कॉम्प्लेक्स सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर एट द अर्लीस्ट स्टेज। कई बार आपका सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और अगर यूजर को रिक्वायरमेंट जो है अर्लीस्ट स्टेज पे सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती है और टाइम टू टाइम जो होता है कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स उसको सिस्टम को दी जाती है, तो उस केस में आपका वाटरफॉल मॉडल सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है, इन द वाटरफॉल फ्रेमवर्क टेस्टिंग स्टेज टेक्स मोर एफर्ट बिकॉज द कंप्लीट प्रोडक्ट इज अंडरगोज टेस्टिंग एट अ टाइम। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एट अ टाइम से
एट एक ही समय में आपका जो ऑपरेशनल प्रोडक्ट है वो कंप्लीट होता है। तो टेस्टिंग फेज में क्या होता है, वो पूरा कंप्लीट ऑपरेशनल प्रोडक्ट एक साथ जाता है टेस्टिंग फेज में। तो उस वजह से क्या होता है, टेस्टिंग में यहाँ पे काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि एक साथ आप पूरे कंप्लीट प्रोडक्ट की टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। ये हो गया हमारा वाटरफॉल मॉडल। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब वाटरफॉल मॉडल में कुछ कुछ इश्यूज आ गए हमको, ठीक है। इन इश्यूज को रिकवर करने के लिए हम किस तरीके के मॉडल्स यूज करें, तो एक मॉडल आपका होता है प्रोटोटाइप मॉडल। ये मॉडल भी आप ध्यान दीजिए, ये मॉडल आपका इसी का सेकंड टाइप है। कन्वेंशनल प्रोसेस जो मॉडल जो हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड टाइप है प्रोटोटाइप मॉडल। वाटरफॉल मॉडल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटोटाइप मॉडल। तो प्रोटोटाइप मॉडल अगर हम देखें क्या होता है, सी when the requirements are not clear then prototype model is used to gather the different requirements। ठीक है, प्रोटोटाइप मॉडल्स कब यूज किए जाते हैं, जब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है तब हम इनको यूज करते हैं। तो इस बेसिकली प्रोटोटाइप मॉडल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप कुछ कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते जाते हो, ठीक है, और उन सैंपल प्रोडक्ट्स को कुछ सेलेक्टेड एंड यूजर्स को दे देते हो। फिर वो एंड यूजर्स क्या करते हैं, उस सैंपल प्रोडक्ट को यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना फीडबैक देते हैं। अगर फीडबैक पॉजिटिव है तो आप उसी के अंदर और इन्हेंसमेंट करते जाते हो, और अगर जो आपका फीडबैक है वो नेगेटिव है, मींस कि जो सैंपल प्रोडक्ट बनाया वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाया या फिर वो एक प्रोग्रेसिव मैनर में नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करने पड़ते हैं, काफी सारे इंप्रूवमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ये एक बेसिक चीज हो गई प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है, बट मैं आपको और डिटेल में इसको बता देती हूँ। See, in this model, by creating the sample products, different requirements will be finalized. Okay? आप क्या करते हो, प्रोटोटाइप मॉडल में सैंपल प्रोडक्ट्स बनाते जाते हो और इन सैंपल प्रोडक्ट्स के बेसिस पे आपकी फाइनल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट की जाती है। तो इसका फ्रेमवर्क अगर देखें, हमने वाटरफॉल मॉडल की फ्रेमवर्क एक्टिविटी देखी थी। अगर हम प्रोटोटाइप मॉडल की फ्रेमवर्क एक्टिविटी देखें तो कैसी है, सबसे पहले स्टार्ट फेज में आप आए, ठीक है। यहाँ पे आपने कस्टमर की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स थी, वो हमने यहाँ पे कलेक्ट की। उससे हमने यहाँ पे एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाया और उसके बेसिस पे क्विक डिजाइन मॉकअप करके हमने एक सैंपल प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये सैंपल प्रोडक्ट गया आपका कस्टमर इवैल्यूएशन के अंदर। कस्टमर इवैल्यूएशन का मतलब ये नहीं है कि आपने सारे ही यूजर्स को उसे यूज करने को दे दिया, क्योंकि उससे तो क्या होगा, उससे तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ सेलेक्टेड एंड यूजर्स को हम ये सैंपल प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ व्हाट दीज यूजर डू, ये यूजर्स जो हैं इस सैंपल प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अपने अकॉर्डिंगली टेस्टिंग करके देखते हैं, ठीक है, और उन टेस्टिंग के बेसिस पे वो अपना फीडबैक देते हैं, ठीक है। फीडबैक सपोज अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि इफ दे आर सेटिस्फाइड विद द सैंपल प्रोडक्ट कंप्लीटली, देन आप क्या करोगे, उस एसआरएस को फाइनलाइज कर दोगे। अदरवाइज क्या होगा, ये इटरेटिव मैनर में यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा जब तक कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फाइनल नहीं हो जाती। तो देखो इसको कैसे समझेंगे, इन दिस फ्रेमवर्क कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इज प्रेजेंट टू गैदर द रिक्वायरमेंट। सो बेस्ड ऑन द मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट, इनिशियल स्टेट में आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, द डेवलपमेंट टीम डेवलप द सैंपल प्रोडक्ट बाय यूजिंग द इंजीनियरिंग प्रोसेस और प्रैक्टिसेस। क्या होगा, जो भी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके बेसिस पे जो भी आपकी डेवलपिंग टीम होगी वो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को यूज करके एक सैंपल प्रोडक्ट बना देगी। नाउ दिस सैंपल प्रोडक्ट इज डिप्लॉयड इनटू द सेलेक्टेड एंड यूजर डोमेन। ओके, नाउ अब सी, इन दिस फ्रेमवर्क कंटिन्यूअस फीडबैक इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द कस्टमर, क्योंकि देखो इटरेटिव मैनर है तो कंटिन्यूअस फीडबैक एक्सेप्ट किया जाता है कस्टमर से। आफ्टर फाइनलाइजिंग द एसआरएस डॉक्यूमेंट एंड सपोज when the feedback contains new requirements then changes the SRS document। ठीक है, मैंने ये बताया ही है कि अगर कस्टमर इवैल्यूएशन के फेज में अगर कुछ भी नए फीडबैक्स आते हैं, यानी कि कुछ नई और रिक्वायरमेंट्स आती है, तब आपको SRS को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज क्या करते हैं, जो भी रेस्पेक्टिव सैंपल प्रोडक्ट का एसआरएस बना था उसको हम फाइनलाइज कर देते हैं। तो इसको देखो, बहुत ऐसे परेशान होने वाली चीज नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है आई नो, बट बहुत ईजी है, इसलिए मैंने डायग्राम्स के बेसिस पे समझाया है। कस्टमर से लिसन किया आपने, जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी इनिशियल फेज में, उन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे एसआरएस बनाया और उस एसआरएस को डेवलपिंग टीम ने कन्वर्ट कर दिया सैंपल प्रोडक्ट में। वो सैंपल प्रोडक्ट जो है वो जाता है सेलेक्टेड एंड यूजर के पास, वहां पे एंड यूजर्स अपना फीडबैक देते हैं और ये फीडबैक जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इटरेटिव मैनर में चलता रहता है।
अगर फीडबैक्स जो दिए गए हैं उसके अंदर कोई न्यू रिक्वायरमेंट्स आती है तब तो आपको एसआरएस में चेंजेस करने होते हैं, और अगर फीडबैक के अंदर कोई नई रिक्वायरमेंट्स नहीं आ रही है तो जो भी सैंपल प्रोडक्ट का आपने एसआरएस बनाया था उस एसआरएस को हम क्या कर देते हैं, फाइनलाइज्ड। ओके, अब यहाँ पे एक दो चीजें ध्यान देने वाली बात है। मैंने बताया था कि इसके अंदर आपके दो तरीके के प्रोटोटाइप मॉडल यूज होते हैं, एक होता है आपका ओपन एंड और एक होता है क्लोज एंड। तो आफ्टर फाइनलाइज द एसआरएस डॉक्यूमेंट, two kinds of prototypes are used to develop the final product। ठीक है, एसआरएस डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करने के बाद जब हम फाइनल प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं तो उस केस में आप दो तरीके के प्रोटोटाइप यूज कर सकते हो, एक होता है आपका ओपन एंड और एक होता है आपका क्लोज एंड। ओपन एंड प्रोटोटाइप क्या होगा? In open end prototype the same framework is used to develop the final product। जो फ्रेमवर्क आपने सैंपल प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया था वही फ्रेमवर्क हम यूज करेंगे फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन योर ओपन एंड प्रोटोटाइप। जबकि क्लोज एंड प्रोटोटाइप क्या होता है? इन क्लोज एंड प्रोटोटाइप अप टू फाइनलाइजिंग द एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रोटोटाइप फ्रेमवर्क इज यूज्ड। ठीक है, जब तक एसआरएस डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करना है तब तक तो आप प्रोटोटाइप फ्रेमवर्क को यूज करोगे, एंड लेटर सम अदर फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द फाइनल प्रोडक्ट। तो क्लोज एंड प्रोटोटाइप को आप ऐसे समझ सकते हो, दो इसके अंदर आपके प्रोटोटाइप्स या हम क्या कहें, दो यहाँ पे आपके फ्रेमवर्क्स यूज होंगे। एक फ्रेमवर्क तो यूज होगा अप टू दी एसआरएस डॉक्यूमेंट फाइनलाइजेशन, और एसआरएस डॉक्यूमेंट को फाइनल करने के बाद जब आप प्रोडक्ट को एक्चुअली डेवलप कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तब आप एक अदर फ्रेमवर्क को यूज करते हो। तो ये होता है आपका प्रोटोटाइप मॉडल। यहाँ तक हमने दो मॉडल्स पढ़ लिए, वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल। अब हमारा जो कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल्स है उसके अंदर नेक्स्ट कौन सा मॉडल है? रैड मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ये देखिए, क्लासिक लाइफ साइकिल पढ़ लिया था, प्रोटोटाइप पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बेस्ड क्लासिक लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं रैड मॉडल क्या होता है। ये मैंने कोशिश की कि एक ही लेक्चर में आपके कवर कर दूं ताकि आप क्या है यहाँ पे डिफरेंसेस भी पता कर पाए कि वाटरफॉल मॉडल क्या था, उसके क्या डिसएडवांटेजेस थे जिस वजह से प्रोटोटाइप मॉडल यूज करना पड़ा। अब प्रोटोटाइप मॉडल के बाद आपको रैड मॉडल में क्या फीचर्स मिलेंगे जिससे कि ये मॉडल आप यूज करें आपके प्रपोज्ड सिस्टम के लिए। तो देखो, रैड मॉडल्स जो होते हैं वो किसके लिए सुटेबल होते हैं? टू डेवलप द कंप्लीट ऑपरेशनल प्रोडक्ट एट अ टाइम when the customer requirements are more clear and schedule is very short। देखो यहाँ पे एक सब मेन डिफरेंस क्या आ गया? बाकी तो देखो, देखा जाए तो बाकी चीजें तो वाटरफॉल मॉडल की जैसी है कि रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कम अब यहाँ पे जो डेवलप होता है आपका ऑपरेशनल प्रोडक्ट वो कंप्लीट एक ही टाइम में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल जो है शॉर्ट होता है, मीन्स टाइम क्रिटिकल प्रोसेस होगा यहाँ पे। जबकि वाटरफॉल मॉडल में क्या था? शेड्यूल इज वेरी लॉन्ग। तो इस वजह से रैड मॉडल्स आपके यूज होते हैं कि जब आपको पता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको कंप्लीटली रिक्वायरमेंट्स इनिशियल स्टेज पे पता है। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट भी कंप्लीट बना के एट अ टाइम प्रोड्यूस करना है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? शेड्यूल जो है वो काफी छोटा है। तो जो टाइम क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हमको बनाने होते हैं उसके अंदर हम क्या अप्रोच फॉलो करते हैं रैड मॉडल में? मॉड्यूलर डिजाइनिंग। ठीक है, क्योंकि देखो शेड्यूल काफी कम है यानी कि टाइम क्रिटिकल प्रोसेस है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स हमें सारी पता है। तो हम क्या कर सकते हैं? रैड मॉडल के अंदर हम मॉड्यूलर अप्रोच या मॉड्यूलर डिजाइन अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, जिससे क्या हो, पैरेलली आप एक से ज्यादा मॉड्यूल्स पे वर्क कर सकें ताकि एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपका प्रोडक्ट रेडी होके आप डिप्लॉय करने के लिए उसमें रेडी हो। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? सी टू डेवलप द टाइम क्रिटिकल प्रोजेक्ट मॉड्यूलर डिजाइन इज यूज्ड। मॉड्यूलराइजेशन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया भी था आपको क्या होता है। ठीक है, बिफोर अप्रोच टू मॉड्यूलर डिजाइन आइडेंटिफाई द मैन पावर रिक्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंट मैन पावर इज डिवाइडेड इनटू द टीम। सो देखो, कुछ डेवलपिंग टीम्स होती है, कोई टेस्टिंग टीम्स होती हैं, कुछ डिजाइनर्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले मॉड्यूलर डिजाइन को अप्रोच को फॉलो करने के लिए आप सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हो कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मैन पावर कितनी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उस मैन पावर को आप डिवाइड करते हो टीम्स के अंदर। फिर वो टीम्स क्या करती हैं? वो डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर वर्क करती हैं पैरेलली और ट्राई करती हैं उन मॉड्यूल्स को कंप्लीटली एरर फ्री डेवलप करने के लिए। तो देखो, इन द मॉड्यूलर डिजाइनिंग प्रोजेक्ट फंक्शनैलिटी इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। ये मैंने आपको बताया था कि जब आप मॉड्यूल्स को डिवाइड करते हो तो मॉड्यूल्स कैसे डिवाइड हो कि वो इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से, डिपेंडेंसी कम से कम हो। ये मैंने आपको बताया था जब हमने कॉम्प्लेक्सिटी चीज देखी थी कि सिस्टम डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी में आप कोहेजन और
कपलिंग, दो फैक्टर्स यूज करते हो जिससे कि आप कॉम्प्लेक्सिटी उसकी एस्टिमेट कर पाते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी को जो अफेक्ट करता है वो दो फैक्टर्स हमने पढ़े थे, कोहेजन और कपलिंग। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि जब आप मॉड्यूलर डिजाइनिंग फॉलो करते हो तो उस केस में आप देखते हो कि प्रोजेक्ट की जो फंक्शनैलिटी है उसको आप कैसे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट modules. So these modules are assigned to the teams to develop the functionality simultaneously. ठीक है, ये मैंने बताया ना कि जैसे आपने मॉड्यूल्स बहुत सारे यहाँ पे मॉड्यूल्स ब्रेक कर दिए। ठीक है, और इन मॉड्यूल्स पे अब क्या हो गई, जो भी आपने टीम्स डिवाइड की थी वो टीम्स जो है वो साइमल्टेनियसली इन पे वर्क करेंगी। ओके, नाउ विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि साइमल्टेनियसली वर्क हो रहा है तो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑल द प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स बिकम अवेलेबल, सो इंटीग्रेट देम टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, जैसे तो क्या होगा, देखो सब साइमल्टेनियसली मॉड्यूल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर क्या होंगे, सारे आपको प्रोडक्ट्स मॉड्यूल्स जो होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो इन मॉड्यूल्स को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि इंटीग्रेट करने से हम क्या बना सके, हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा इन मॉड्यूल्स के इंटीग्रेशन से वो हम यहाँ पे डेवलप कर सकें। तो क्या हुआ यहाँ पे, आप देखिए इस तरीके की डिजाइनिंग में आपका क्या होगा, डेवलपमेंट कॉस्ट तो इंक्लूड हो गई, एक और कॉस्ट कौन सा इंक्लूड होगा, इंटीग्रेशन कॉस्ट भी। क्यों, क्योंकि डिफरेंट मॉड्यूल्स पे वर्क करके उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करने पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इंटीग्रेशन कॉस्ट भी आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ मैंने लिखा है देख लो, इन द मॉड्यूलर डिजाइनिंग डेवलपमेंट कॉस्ट एंड इंटीग्रेशन कॉस्ट बोथ आर इंक्लूडेड। So in the modular designing, two factors are present to indicate independent and dependent condition. Independent और dependent condition को दिखाने के लिए मॉड्यूल्स के अंदर हमने दो फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं आपके, एक होता है आपका कोहेजन और एक होता है आपका कपलिंग। कपलिंग क्या बताता है, कपलिंग किसकी डिग्री को बताता है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द मॉड्यूल्स, जबकि कोहेजन क्या बताता है, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ सिंगल मॉड्यूल। ये मैंने आपको बताया था। इसकी बहुत सारे टाइप की डेफिनेशंस आप बोल सकते हो, एक डेफिनेशन मैंने यहाँ भी लिखी है, हालांकि मैंने आपको कोहेजन कपलिंग बहुत डिटेल में समझाया था सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन पार्ट में, तो अगर आपको देखना है तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं रैड मॉडल के रिस्पेक्टिव में जो मॉड्यूलर डिजाइनिंग हम यूज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ समझाना चाह रही हूँ। तो देखो कोहेजन क्या होता है, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ व्हाट एक्सटेंट द मॉड्यूल इज इंडिपेंडेंट टू द अदर मॉड्यूल, ये चीज भी बोल सकते हैं कोहेजन को। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजर होता है किसका, कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कितना इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कितना फंक्शनली रिलेटेड है। ठीक है, यानी जो हमने मॉड्यूल्स ब्रेक करे थे उस मॉड्यूल के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स एक स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने चाहिए, इनके बीच में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, एक्सीडेंटल कोहेजन नहीं होना चाहिए या कोइंसिडेंटल कोहेजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जबकि कपलिंग क्या होती है, कपलिंग इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ व्हाट एक्सटेंट द मॉड्यूल इज डिपेंडेंट ऑन द अदर मॉड्यूल। ठीक है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे कितना डिपेंड कर रहा है उसका मेजर आप फाइंड आउट करते हो कपलिंग से। ठीक है, तो अगर हमें एक इफेक्टिव मॉड्यूलर डिजाइन बनानी है तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारी जो कोहेजन है वो तो हाई होना चाहिए और जो कपलिंग है वो लो होनी चाहिए। ठीक है, हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग, इस पे कई बार एमसीक्यू आ जाता है, वो सिंपली पूछ लेते हैं कि एक इफेक्टिव मॉड्यूलर डिजाइन बनाने के लिए किस तरीके की अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग। आप एग्जांपल ले सकते हैं प्लग एंड प्ले कंपोनेंट्स का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है रैड मॉडल में, टू डेवलप द मॉड्यूल फंक्शनैलिटी रैड फ्रेमवर्क इज यूज्ड एंड इट कंटेन्स द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। देखो इसकी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कैसी होती हैं, ये देखो हमने क्या करा, हमने ये करा था, सबसे पहले मैन पावर्स को आइडेंटिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन में और उनको डिवाइड कर दिया टीम्स में। अब हर टीम जो है एक मॉड्यूल पे काम कर रही है साइमल्टेनियसली, तो मॉड्यूल पे बेसिकली किस तरीके से काम कर सकती है, क्या फ्रेमवर्क एक्टिविटीज होंगी रैड के अंदर। तो फर्स्ट हो गया आपका बिजनेस मॉडलिंग, देन बिजनेस मॉडलिंग से बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई होंगे और वो ऑब्जेक्टिव्स जाएंगे आपके डेटा मॉडलिंग में, डेटा मॉडलिंग से आपको डेटा ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद डेटा मॉडलिंग में आप डेटा ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। ये ऑब्जेक्ट्स आपके जाते हैं प्रोसेस मॉडलिंग में, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन फ्लो मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन फ्लो और जो प्रोसीड्यूरल स्टेटमेंट्स होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं आपके मशीन रीडेबल फॉर्मेट में इन योर एप्लीकेशन जनरेशन फेज।
जहां से आपकी प्रोग्राम यूनिट्स मिलती हैं और ये प्रोग्राम यूनिट्स जो है टेस्टिंग में और टर्नओवर में जाती हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जाता है और एक एरर फ्री मॉड्यूल जनरेट होता है आपका आफ्टर दी टेस्टिंग फेज। तो ये हर एक टीम परफॉर्म करती है। देखो टीम नंबर 1, टीम नंबर 2, सपोज आपने n टीम्स में डिवाइड किया और n टीम्स n मॉड्यूल्स पे वर्क करी, तो हर मॉड्यूल पे ये स्ट्रेटेजी, ये फ्रेमवर्क एक्टिविटीज परफॉर्म होगी। तो देखो सबसे पहले आपकी बिजनेस मॉडलिंग। तो in the business modeling, existing system is undergoes analysis to finalize the business objective। ठीक है, बिजनेस मॉडलिंग वाले फेज में आप सबसे पहले जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको एनालाइज करते हो और यहाँ से आप फाइनलाइज करते हो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को। आफ्टर दैट डेटा मॉडलिंग फेज आता है। डेटा मॉडलिंग फेज में हम डेटा ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको गैदर करते हैं टू सेटिस्फाई द वेरियस बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आफ्टर दैट आपकी आ जाती है प्रोसेस मॉडलिंग फेज, जिसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन फ्लो क्रिएट होता है। किसके लिए? टू प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा ऑब्जेक्ट्स। जो डेटा मॉडलिंग में आपने डेटा ऑब्जेक्ट्स गैदर किए थे, उन डेटा ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप्स होंगी, कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, वो इंफॉर्मेशन फ्लो कहाँ क्रिएट होता है? आपका प्रोसेस मॉडलिंग में। और उस इंफॉर्मेशन फ्लो से आप क्या करते हो? रिलेशनशिप बताते हो बिटवीन द डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स। आफ्टर दैट प्रोसेस मॉडलिंग के बाद आपका जो इन्फॉर्मेशन फ्लो क्रिएट हुआ है डेटा ऑब्जेक्ट्स का, वो किस में जाता है? एप्लीकेशन जनरेशन फेज में, जहाँ पे ये जो भी इन्फॉर्मेशन फ्लो आप बता रहे थे डेटास का, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो ट्रांसलेट होता है मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, सो देयरफॉर एट दिस एंड स्मॉल प्रोग्राम यूनिट्स इज अवेलेबल। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो भी आपने इंफॉर्मेशन फ्लो बताया था, जो प्रोसीजर्स बताए थे, उन प्रोसीजर्स को आप कन्वर्ट कर रहे हो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, यानी कि यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन। तो इस फेज के एंड पे क्या हो जाएगा, आपको स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम्स पे आप परफॉर्म करते हो टेस्टिंग। सो टेस्ट और टर्नओवर स्टेज में क्या होता है, यूनिट टेस्ट ऑपरेशन इज कंडक्टेड ऑन अ स्मॉल प्रोग्राम। हर मॉड्यूल के बाद जो हमको प्रोग्राम यूनिट मिली है, इसके ऊपर क्या होता है, आपका टेस्ट परफॉर्म होता है और ये आपकी यूनिट टेस्टिंग होती है, क्योंकि आप सिंगल सिंगल कंपोनेंट्स पे या सिंगल सिंगल मॉड्यूल्स पे आप यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, so this small project unit testing is used to cover the structural error. So therefore at the end of the testing stage error free module is available and this module is called as a component. ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अभी यूनिट टेस्टिंग तक हमने क्या करा, हर एक सिंगल मॉड्यूल्स की टेस्टिंग करी और उसको स्ट्रक्चरल एरर फ्री बना के जो हमारा मॉड्यूल जनरेट हुआ उसको हम कहते हैं कंपोनेंट। So in the project development all the teams are using the same framework। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है, जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो उसके अंदर जितनी भी टीम्स हैं वो सेम टाइप का फ्रेमवर्क यूज करती हैं अपने मॉड्यूल्स को बनाने के लिए। सो विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑल द प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स आर अवेलेबल, सो इंटीग्रेट देम टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, सब टीम्स ने क्या करा, सेम टाइप की फ्रेमवर्क एक्टिविटीज यूज करी मॉड्यूल्स को डेवलप करने के लिए और टेस्टिंग फेज के बाद आपको एक एरर फ्री मॉड्यूल मिल गया जिसको हम कंपोनेंट भी कहते हैं। तो ये कंपोनेंट्स जो होंगे ये आपको हर मॉड्यूल के एंड फेज पे मिल जाएंगे और इन मॉड्यूल्स को हम क्या करते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं एक कंप्लीट हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए। तो ये काम जो होता है पैरेलली चलता है, इसलिए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपका प्रोडक्ट बनके रेडी हो जाता है। ओके, तो इसके कुछ नोट्स हैं, ये देख लीजिए। रेड मॉडल इज सुटेबल टू डेवलप द टाइम क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर एंड शेड्यूल इज वेरी लो। ठीक है, okay, schedule is very short. Next is in the red framework testing stage takes less effort because only the part of the project is undergoes testing। देखो waterfall मॉडल में टेस्टिंग का टाइम बहुत ज्यादा था क्योंकि कंप्लीट प्रोडक्ट एक साथ टेस्टिंग में जाता था, जबकि रेड मॉडल के अंदर क्या है, आपकी टेस्टिंग फेज का जो टाइम है वो कम है क्योंकि आप यूनिट मॉड्यूल जो यूनिट कंपोनेंट्स है या यूनिट प्रोडक्ट है उसको आप भेज रहे हो यूनिट टेस्टिंग के लिए और उसके बाद आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रही है। When the software is developed using RAD model, integration cost will be included। ये मैंने आपको बता ही दिया, पहले आपकी यूनिट टेस्टिंग होती है और फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। इस वजह से आपके पहले तो आपने मॉड्यूल्स को टेस्ट किया, फिर मॉड्यूल्स इंटीग्रेट मतलब मॉड्यूल्स को जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो
ठीक है, अटैच कर रहे हो, तब वो मॉडल्स कैसे वर्क कर रहे हैं, तब वो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो उस केस की वजह से इंटीग्रेशन कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्लूड होती है। तो ये थे आपके कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल। नेक्स्ट अब हम लेक्चर में पढ़ेंगे इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। देखो हमारे 30 मिनट्स हो गए, इसमें ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में हमने हमारा कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल पूरा कंप्लीट कर लिया विद दी नोट्स। तो आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए चैनल को। थैंक यू।